Namaste and welcome to Bodhi Bhasha, the easy, spontaneous and practical way of learning English. सरल, सहज एवं उपयोगी पद्धति से अंग्रेजी भाषा सीखने व सिखाने का पोर्टल बोधि भाषा आपका हार्दिक स्वागत करता है। बोधि भाषा आप तक लेकर आए हैं बोधि बूस्टर नॉलेज पोर्टल, जिसमें आप ये 4 सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। भाषा.bodhibooster.com पर जाकर आप बोधि भाषा के संबंधित सभी संसाधन और डिस्कशन फोरम और डाउनलोडेबल पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। bodhibooster.com is our primary portal where you can find amazing articles on various topics of interest, और उसी का समानांतर है hindi.bodhibooster.com। न्यूज पर आप जाकर प्राप्त कर सकते हैं विभिन्न महत्वपूर्ण लेखों के विश्लेषण, वीडियो और डाउनलोडेबल पीडीएफ। बोधि भाषा इन यू, आइए देखें अंग्रेजी और हिंदी सीखने का एक बिल्कुल सरल तरीका। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी भाषा इन 4 स्तंभों पर खड़ी होती है। सबसे पहले वोकैबुलरी अर्थात शब्द ज्ञान, ग्रामर रूल्स व्याकरण के नियम, यूसेज भाषा को प्रयुक्त या प्रयोग करने की पद्धति, कॉम्प्रिहेंशन अर्थात बोधगम्यता। बोधि भाषा की खूबसूरती ये रहेगी कि हम ये चारों चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे, साथ मिलकर सीखेंगे, लेकिन जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के माध्यम से, जिससे चीजें न केवल बेहद रोचक हो जाएंगी, आपको हमेशा के लिए चीजें याद भी रहेंगी। लेकिन इसके लिए कुछ नियम हैं। पहला नियम, आप बोधि भाषा की अपनी नोटबुक अलग से बना लीजिए। और दूसरा नियम, जो पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, अपने मन का डर निकाल दीजिए और सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान बनाए रखिए। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, हमारी मालिक नहीं। ये बात आप सबसे पहले समझिए, तभी जाकर आप अंग्रेजी को एक सामान्य तरीके से सीख सकेंगे। और वो तो हम आपको सिखा ही देंगे, कुछ हफ्ते महीने ही लगेंगे, और आप अपना कंट्रीब्यूशन सिर्फ डेडिकेशन के रूप में देते चलिए। बोधि भाषा के इस वोकैबुलरी एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे? हम कुछ ऐसे लेख जो हमने अलग से शायद बोधि समाचारों में भी कभी विश्लेषण किया हो, आपके लिए लेकर आए हैं, जिनमें से जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अलग अलग महत्वपूर्ण कुछ शब्द हम आपके साथ गहराई में विश्लेषण करेंगे। इससे आपको यह समझ में आएगा कि शब्दों को कैसे टैकल किया जाता है, उनके समानार्थी यानी कि सिनोनिम्स, उनके विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम्स कैसे ढूंढे जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, हाउ डू यू मेक सेंटेंसेस विथ वर्ड्स। तो आर वी रेडी? क्या हम तैयार हैं आज का हमारा सीखने का कार्यक्रम शुरू करने के लिए? बोधि भाषा की नोटबुक तैयार ही होगी आपके हाथों में। जितनी तपस्या आप करेंगे, उतना तेजी से जीवन में आगे आप बढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, यहां किसी तरह की धोखेबाजी नहीं चलती। सीखना है तो मेहनत करो, उसके बिना कुछ नहीं होता, एंड दैट्स अ वेरी पर्सनल प्रेरोगेटिव। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं पहले लेख से, जिसमें हम अलग अलग एक्सर्प्ट्स यानी उसके टुकड़े लेख के निकालेंगे। इस लेख के हमने ये 1, 2, 3 टुकड़े निकाले हैं। देखते हैं सबसे पहले पीस में से हमें क्या इंपॉर्टेंट मिलता है। एक बड़ा अच्छा वर्ड यहां दिखाई दे रहा है, रैंक आउटसाइडर। एंड द सरप्राइज विन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, अ रैंक आउटसाइडर। तो इसका क्या अर्थ? रैंक आउटसाइडर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए होता है who is someone not expected to win a competition or who is a complete newbie। कोई ऐसा अजनबी, परदेशी, पराया या नया व्यक्ति जिससे हम प्रतियोगिता जीतने की उम्मीद करते ही नहीं। तो ये एक नाउन है, क्योंकि ये एक वस्तु है ना, ये एक संज्ञा है। सेंटेंस, एक इससे वाक्य बनाएं और फिर आप और वाक्य अपनी नोटबुक में लिखिएगा और कमेंट थ्रेड में लिखिए। The rank outsider came to Delhi riding a wave of hope and set about dismantling Lutyens' long established norms। मेरा सवाल यह है, हम यहां किस सज्जन की बात कर रहे हैं? आप इसका अर्थ ढूंढ के निकालिए। ये जो सेंटेंस हमने अभी बनाया, द रैंक आउटसाइडर केम टू दिल्ली राइडिंग अ वेव ऑफ होप एंड सेट अबाउट डिसमेंटलिंग ल्यूटन्स लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स, यहां किस सज्जन के तरफ हमारा इशारा है और वो क्या डिसमेंटलिंग करने में लग गए? डिसमेंटलिंग यानी पुरानी व्यवस्थाओं को तोड़कर नई व्यवस्थाएं बनाना। स्क्रीन पे शब्द दिख रहे हैं ना, और साथ ही साथ ये जो कठिन कठिन शब्द आ रहे हैं, इनको 5-5 बार अपने मुंह से जोर से बोलिए। मेरे उच्चारण सुनिए और उनको आत्मसात करके आप भी बोलिए। धीरे धीरे ये शब्द आपके अपने हो जाएंगे।
एंटोनिम्स यानी इनके विरोधाभासी या विलोम शब्द आपको ढूंढने हैं, इन्हें आप कमेंट में लिखिएगा, देखेंगे। इस तरह से आपके कंट्रीब्यूशन से ही ये पोर्टल और समृद्ध होगा और हम साथ में सीखेंगे और सिखाएंगे। कोलैटरल एक और बड़ा खूबसूरत शब्द आया है। अब अंग्रेजी के शब्दों में हिंदी जैसे ही एक बड़ी अच्छी विशेषता कई बार होती है। कुछ शब्दों के बिल्कुल अलग अलग अर्थ होते हैं, जैसे यहां कोलैटरल के दो बिल्कुल अलग अर्थ हो सकते हैं। पहला पैरेलल, एडिशनल, सेकेंडरी, अर्थात समानांतर, अतिरिक्त, द्वितीयक। एंड सेकेंड प्लेस्ड एज अ सिक्योरिटी, इंडेमनिटी और श्योरिटी, अर्थात संपार्श्विक या सपिंड। तो ये देखते ही समझ में आ रहा है कि ये दूसरा जो है ये तो टेक्निकल है, तो ये बैंकों में यूज होता होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में यूज होता होगा, और पहला तो काफी हद तक वोकैबुलरी आधारित ही है। तो कोलैटरल जो पहला अर्थ है वो हो गया विशेषण, क्योंकि वो कहीं भी संज्ञा को परिभाषित करने के काम आएगा। तो देखिए वोकैबुलरी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा ग्रामर भी हो रहा है। बचपन से आज तक जिस ग्रामर से तुम भागते रहे वो भूत फिर से सामने आ ही गया। डरिए मत, भूत नहीं है, इस भूत को तो पकड़ लेंगे, बोतल में बंद कर देंगे। एडजेक्टिव यानी वो जो नाउन को डिफाइन करे, अर्थात विशेषण जो संज्ञा को परिभाषित कर दे। सेकेंड प्लेस्ड एज अ सिक्योरिटी, ये हो गया नाउन, क्योंकि ये तो वस्तु है, संज्ञा है। अब सेंटेंस बनाते हैं। द कोलैटरल डैमेज इन एनी यूएस चाइना एक्रीमनी दैट स्पिन्स आउट ऑफ कंट्रोल विल बी इंडिया। क्या खूबसूरत वाक्य है। अर्थात यदि अमेरिका और चीन के बीच कुछ बड़ा झगड़ा हो गया, कुछ भीषण संघर्ष हो गया, तो उसमें जो एक अनचाहा अतिरिक्त नुकसान हो जाएगा वो भारत का होगा। आप इससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, हमने तो वोकैबुलरी के लिए बनाया। फॉर सेकेंड यू हैव टू राइट एंटोनिम्स। ढूंढिए कि क्या इसके कुछ एंटोनिम्स हो भी सकते हैं, हर शब्द का एंटोनिम जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार हमने ये दो शब्द और इनसे जुड़े अनेकों दूसरे शब्द भी देख लिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन्हें कितना सीरियसली लिख लिख कर, बोल बोल कर प्रैक्टिस करें। जैसा मैंने कहा था, डरिए मत, अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, ये तो भारत में उसका ऐसा हवा बना के रखा हुआ है मानो जिसे अंग्रेजी नहीं आती वो तो इंसान ही नहीं। आइए इस हव्वे को भी तोड़ दें और इस गलत सामाजिक सोच को भी तोड़ना शुरू करें। आगे चलते हैं। एमिटर्स, एक्सेसरबेट, बैक ट्रैकिंग। एमिटर्स अर्थात दोज हु एमिट या दोज हु थ्रो आउट समथिंग। एमिटर्स उत्सर्जन करने वाला। अब क्या उत्सर्जन? सामान्यतः कार्बन के कंटेक्स्ट में यूज होता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में चिमनियों से गहरा गाढ़ा काला धुआं जो निकलता है ना, उसे कहते हैं कार्बन एमिशन, उत्सर्जन, बाहर फेंकना, जिससे पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ने लग गया है। तो एमिटर हो जाएगा नाउन, वो व्यक्ति या वो फैक्ट्री या वो देश जो एमिट कर रहा है, नाउन, संज्ञा। तो एमिट हो जाएगा वर्ब यानी कि क्रिया। ही इज emitting or this factory emits or stop emitting or why do you emit so much of carbon। ऐसे ये emit शब्द को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस, the biggest emitters are the biggest preachers on the global stage। है खूबसूरत वाक्य। जो सबसे बड़े उत्सर्जक हैं वो ही वैश्विक मंच पर सबसे बड़े उपदेशदाता भी हैं दूसरों को। सोचिएगा हम किन की बात कर रहे हैं। एंटोनिम्स, क्या इसका कुछ उल्टा भी हो सकता, विलोम हो सकता है? ढूंढ के निकालिए, बताइए कमेंट में। अब याद रखें, दिसंबर 2015 में एक पेरिस समझौता हुआ। दुनिया भर के देश एक साथ आए और उन्हें यह समझ में आया कि विश्व का तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो भैया ध्रुवों का बर्फ यदि पिघला तो सारे तटीय क्षेत्र तो डूब जाएंगे। तो आइए कुछ करें, तापमान कम करें। तो फिर हर देश को अपना उत्सर्जन कम करना था। तो वो समझौता जिसमें नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस एनडीसी हुए उसे पेरिस समझौता कहा जाता है। यदि आप इससे जुड़े हुए कुछ संसाधन डाउनलोड करना चाहें तो एक लिंक हमने स्क्रीन पर दी है, bodhibooster.com/p/bodhiresources.html।
ये लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर यहां दिखेगी, ये ऊपर आपको टाइप करनी पड़ेगी और फिर यहां नीचे स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये अलग अलग हेडिंग्स में अलग अलग संसाधन हैं। दिसंबर 2015 का पेरिस एग्रीमेंट यहां, इसको क्लिक करेंगे तो पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी और वो आप अपनी पर्सनल लाइब्रेरी बना सकते हैं। समझ में आ गया? ओके, वोकैबुलरी पर वापस आ जाएं भाई। हाँ, ये जीके का लेक्चर नहीं है, ये तो वोकैबुलरी का है। ओके, एमिटर हो गया, एमिट हो गया, एमिटिंग हो गया। एक्सैसरबेट, बड़ा कठिन शब्द, आज के बाद नहीं होगा। एक्सैसरबेट, 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 इसको 25 बार बोलना जोर जोर से, जब तक आपके घर वाले ये नहीं बोलने लगे कि क्या तुम पागल हो गए हो, शब्दों को इतना जोर जोर से बोल रहे हो। जब तक बोलोगे नहीं तब तक शब्दों पर जुबान की पकड़ कैसे बनेगी बेटा। 50 बार चीख चीख के बोलो, इतना मत चीखना कि पुलिस आ जाए, और 10 बार लिखो अपने हाथों से, तभी इसकी स्पेलिंग याद होगी, तभी इसका उच्चारण याद होगा, तभी शब्द याद होगा। टू मेक समथिंग वर्ड्स और टू वर्सन और इन्फ्लेम और टू कंपाउंड अ सिचुएशन विच इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। एक्सैसरबेट एक नकारात्मक शब्द है, इसे केवल पोएट्स या ऑथर्स ही क्रिएटिव लिबर्टी के तहत पॉजिटिवली यूज कर पाएंगे। अदरवाइज आप और मैं सामान्य व्यक्ति सामान्य तौर पर इसे एक नेगेटिव रूप में ही यूज कर पाएंगे। किसी स्थिति को तीक्ष्ण कर देना, तीव्र कर देना या खराब कर देना। तो एक्सैसरबेट हो गया एक वर्ब अर्थात क्रिया। सेंटेंस बनाए, द सीपीईसी इज एक्सैसरबेटिंग द कंडीशन ऑफ सिटीजन्स इन द रीजन इट पासेस फ्रॉम, एलिजेस द मीडिया। मीडिया समूहों ने आरोप लगाया है कि सीपीईसी उन क्षेत्रों से जहां से वो गुजरता जा रहा है वहां रहने वाले नागरिकों की जीवन प्रक्रिया को ही प्रभावित कर रहा है गलत तरीके से। तो अब जब आप हमें बताइए ये सीपीईसी है क्या भला? एंटोनिम्स, इसका क्या कुछ उल्टा हो सकता है? 50 हो सकते हैं, इसके विलोम 50 हो सकते हैं एक्सैसरबेट का। एमिलियोरेट एक बड़ा खूबसूरत एंटोनिम हो सकता है। वैसे ही आप ढूंढिए आप और हमें जरूर बताइएगा कि क्या आप ढूंढ पाए। तीसरा शब्द बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग का अर्थ है अपने कहे शब्दों पर पीछे चले जाना, रिट्रेस, रिवर्स, गो बैक यानी वापस जाना या पुनः अनुरेखण उल्टी दिशा में कर देना। तो ये एक वर्ब हो गया बैक ट्रैक, यानी ये क्रिया हुई, और इसका जेरंड फॉर्म होता है बैक ट्रैकिंग। हमेशा ध्यान रखें, किसी भी क्रिया में अंग्रेजी भाषा में जहां आईएनजी लग गया तो वो एक एडजेक्टिवल नाउन हो गया अर्थात जेरंड। बैक ट्रैकिंग, आईएनजी लगा ना बैक ट्रैक में, और वो एक संज्ञा बन गया। सेंटेंस, द पैसेज ऑफ द डिसेबिलिटी बिल बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 2016 विल स्टॉप गवर्नमेंट फ्रॉम बैक ट्रैकिंग ऑन प्रोमिसेस मेड। है खूबसूरत वाक्य। क्या बोलता है ये वाक्य? भारतीय संसद द्वारा सन 2016 में विकलांगता अधिनियम पारित किए जाने से अब सरकारें अपने वादों पर पलट नहीं पाएंगी। समझ गए? इस तरह से जनरल नॉलेज के इस्तेमाल से आप अंग्रेजी के कठिन से कठिन शब्दों को बोतल में कैद करके रख सकते हैं। भाषाई है। एंटोनिम्स, इसके कुछ उल्टे अर्थ भी ढूंढ के निकालिए और फिर देखते हैं कितने लोग निकाल पाते हैं। ये सारे सब समझ में आ गए? आई होप ये प्रक्रिया आसान लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और अच्छे शब्द। सैंक्टिमोनियस, जियोपॉलिटिकल, एंटाइसिंग। दिखने में कितने खतरनाक है ना, ऐसा लगता है किसी ने एटम बम फोड़ दिया हमारे सिर पे। अरे मत डरो, कोई मशरूम क्लाउड नहीं आएगा, देखते चलो। आएगा तो सिर्फ ज्ञान का आएगा। सैंक्टिमोनियस, जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को दूसरों से ज्यादा पवित्र चीख चीख कर बताने का प्रयास करे, ऐसे नकली व्यक्ति की एटीट्यूड के लिए सबसे बढ़िया शब्द है sanctimonious, showing oneself superior to others, especially in a very hollow way, self-righteous, insincere, moralizing, अर्थात पाखंडी लोग, उनका पाखंडी एटीट्यूड, खुद गले गले तक भ्रष्टाचार में डूबे, दूसरों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाएं। कपटी, धर्माभिमानी, खासतौर पर अनेक धर्मगुरुओं पर यह लागू आप सोच सकते हैं कि करें, जो खास तौर पर व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह से भ्रष्ट हों,
लेकिन धर्म का चोला पहनते ही भगवान के दूत बनने का नाटक करें, सैंक्टिमोनियस। आप इन बातों से सहमत भी हो सकते हैं, पूरी तरह से असहमत हो सकते हैं। तो ये एक एडजेक्टिव होगा क्योंकि ये किसी भी नाउन को परिभाषित करेगा। सेंटेंस बना लें। It is very sanctimonious of the rich nations to ask developing ones to cut down on carbon emissions। अभी देखा था ना थोड़ी देर पहले। अर्थात अमीर देश जो कार्बन छोड़ छोड़ कर अमीर बन गए, अब विकासशील देशों को बोल रहे हैं बेटा धुआं मत छोड़ो, पृथ्वी गर्म हो रही है। अरे तुम 50 साल तक करते रहे, वो सब ठीक था, और अब तुम भाषण दे रहे हो। दिस इज हाउ यू कैन यूज सैंक्टिमोनियस। एंटोनिम्स, तो इसका क्या कुछ एंटोनिम हो सकता है? देखिए, इनसिंसियर अगर है तो सिंसियर तो हो ही जाएगा ना एंटोनिम। बस ऐसे कॉमन सेंस लगाओ और बहुत कुछ सीख जाओगे आप। जियोपॉलिटिकल, अगला शब्द ले लें। बोधि भाषा की नोटबुक बनाते चलना बेटा। पॉलिटिक्स एज डिसाइडेड बाय जियोग्राफी, भूगोल द्वारा तय राजनीतिक पैमाने। अर्थात जब जब भूगोल को समझने से ही वहां की राजनीति के अलग अलग मानदंड समझे जा सकें, उसे हम कहेंगे जियोपॉलिटिकल या जियोपॉलिटिक्स। तो जियोपॉलिटिकल तो हो गया एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल जियोपॉलिटिकल रियलिटीज, तो वहां रियलिटी नाउन था तो जियोपॉलिटिकल एडजेक्टिव हो गया। विशेषण ने उस संज्ञा को परिभाषित कर दिया, तो जियोपॉलिटिक्स नाउन हो गया। सेंटेंस बनाएं। इंडिया मस्ट रेज द लेवल ऑफ इट्स गेम इन द जियोपॉलिटिक्स ऑफ IOR। अब ये क्या बला है, हमें बताइएगा कमेंट्स में। IOR किस चिड़िया का नाम है? बहुत बड़ी चिड़िया है। कुछ और सेंटेंसेस आप लिखें और हमें बताएं कि आपकी क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता कितनी अच्छी है। एक बात ध्यान रखना, जिस तरह आप अंग्रेजी सीखने को इतने आतुर हो रहे हो, इतने लालायित हो रहे हो कि सीधे स्वर्ग ही मिल जाएगा अंग्रेजी सीख के, उसी तरह अपनी भाषाओं का भी सम्मान किया करो। हिंदी भी अच्छे से सीखो, क्योंकि हिंदी आपकी अपनी भाषा है और उसकी तरफ हिकारत की नजर से मत देखो। आप खुद की तरफ ही हिकारत से देख रहे हो अदरवाइज। और अच्छी हिंदी आने से भी आपको करियर में बहुत मदद होगी। इस गलतफहमी को निकाल दो मन से कि हिंदी का कोई उपयोग नहीं। वो तो ऐसे सारे टीचर आपको ये ज्ञान देंगे जो चाहते हैं कि आप परमानेंटली एनस्लेव्ड ही हो जाओ। मैं तो आपको मुक्त कराने का प्रयास कर रहा हूं। अपने दिमाग को मुक्त कर लो और फिर देखो कितना मजा आएगा सीखने में। एंटाइसिंग, अट्रैक्टिव, अपीलिंग, चार्मिंग, अल्यूरिंग। एंटाइसिंग यानी कुछ भी ऐसी वस्तु जो आपको लालच दे। एप्पल का आईफोन क्या एंटाइसिंग लगता है। मंथली सैलरी है 12,000, लेकिन एप्पल के शोरूम के सामने से निकले तो मुझे ये फोन चाहिए। अब जितनी चादर उतनी पैर फैलाए ना, क्यों खरीदें? 2, 2.5, 3 हज़ार में अच्छे स्मार्टफोन मिल रहे हैं, फिलहाल उससे काम चला लो। लेकिन नहीं, हमें तो वो चाहिए। अट्रैक्टिव, अपीलिंग, चार्मिंग, अल्यूरिंग, मोहक, प्रलोभी, ललचाने वाला। तो एंटाइसिंग एडजेक्टिव ही होगा ना, नाउन को परिभाषित कर रहा है। विशेषण तो एंटाइस क्या हो जाएगा? ये काम हुआ ना, द एप्पल आईफोन एंटाइसेस मी, वर्ब हुआ ना, क्रिया हुई, सेंटेंस भी बता दिया। एक और सेंटेंस बनाए। It is enticing to think you can learn English quickly through shortcuts. Beware, it will be a shallow and futile pursuit. ये तो बहुत ही ललचाने वाला विचार है कि अनेकों शॉर्टकट्स के माध्यम से तुम फटाफट फटाफट अंग्रेजी सीख लोगे। बेटा ये तो बहुत ही खोखला तरीका होगा। एंटोनिम्स, अब इसका कुछ आप जरा एंटोनिम बताइएगा। क्या रिपल्सिव एंटोनिम होगा? सोचिएगा, ढूंढिएगा रिपल्सिव। तो ये कुछ अच्छे शब्द हमने इस आर्टिकल के देखे। आइए अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। उम्मीद करता हूं इस यात्रा में आपको मजा आ रहा होगा। तो बोधी भाषा को बहुत खुशी होगी यदि आपको मजा आए तो। टसल, अगला आर्टिकल, अगले शब्द। टसल एक नाउन भी हो सकता है और टसल्ड एक वर्ब हो जाएगा। टसल यानी डिबेट, क्वारल, फाइट, फ्रकास, मेले, रंपास, ऐसे सैकड़ों सिनोनिम हो सकते हैं। संघर्ष, हाथापाई, भाई बहनों में होती है ना हाथापाई, छोटी छोटी चीजों को लेके, मतलब वो सच्चे भाई बहन हैं। लड़ाई, खींचतान, संघर्ष, डिबेट, क्वारल, फाइट, फ्रकास, मेले, रंपस, ये सारे शब्द बहुत एनर्जी से भरपूर हैं और इनको आप पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हो। वो धीरे धीरे आप सीखोगे। तो टसल एक नाउन है, ये एक चीज है, और टसल लेने की वर्ब जो कि भूतकाल का है, क्रिया।
The tussle between the ruling party and opposition is ultimately hurting democracy. भारत में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहा खींचतान केवल लोकतंत्र को चोट पहुंचा रहा है। बिल्कुल सच बात बोली कि नहीं? एंटोनिम्स ढूंढिएगा, एंटोनिम्स क्या होगा? क्या फ्रेंडलीनेस एक एंटोनिम हो सकता है? ढूंढिएगा और हमें बताइएगा, क्योंकि इस तरह की मेहनत से ही आप सच्चे अर्थों में भाषा सीखेंगे। ब्रीच्ड, ब्रोकन एंड नॉट रिस्पेक्टेड, उल्लंघन किया हुआ, ब्रीच्ड। तो ब्रीच एक वर्ब हो जाएगा, ट्रांसग्रेस एंड इन्फ्रिंज, यानी किसी सीमा को आपने पार किया, आपने ट्रांसग्रेशन कर दिया। ट्रांसग्रेशन यानी कि नाउन और ट्रांसग्रेस यानी कि वर्ब। इन्फ्रिंज कर दिया, डू नॉट इन्फ्रिंज माई राइट, आई विल डिसाइड व्हाट आई विल वेयर, व्हाट आई विल ईट, हाउ आई विल लिव, ऐसा कई लिबरल्स ने सरकार को कहा। तो ब्रीच्ड यानी कि ब्रोकन। सेंटेंस, अ ब्रीच इन सिक्योरिटी लीड्स टू टेरर अटैक्स। बड़ी दुखद बात है कि जब जब सुरक्षा घेरे में सेंध हो जाती है तो आतंकी हमले होते हैं। ब्रीच, तो वो सेंध यानी कि ब्रीच, ठीक है। वॉच डॉग, वॉच डॉग एक बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक सेंस में यूज होने वाला शब्द है। सेंट्री एंड गार्ड, प्रहरी और रक्षक, ये एक नाउन है, संज्ञा है। ऑर्डिनरी सिटीजन्स कैन बी द बेस्ट वॉच डॉग्स फॉर डेमोक्रेसी। आपके और मेरी तरफ इशारा है भैया। सामान्य नागरिक लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी हो सकते हैं। जानते हैं आज भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप और मैं सामान्य नागरिक सो चुके हैं। हमें बस अपने जीवन में लग्जरी, आराम और ऐश चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं देश कहाँ जाए। तो फिर जब पलट के हम पर कुछ लगती है तब हम कहते हैं देश ऐसा न देश वैसा। तो हमने क्या किया देश के लिए, यह बहुत सोचने वाली बात है। एंटोनिम्स, इसके उल्टे अर्थ क्या हो सकते हैं सोचिएगा, विलोम शब्द, और हमें बताइएगा। अच्छे थे ये शब्द, लिख लिया आपने, समझ लिए। इसको रिवाइंड करके फिर से देखें, गहराई से और समझें और वाक्य बनाते चलें, आपको बहुत फायदा होगा। ओके, आगे चलते हैं। एक और लेख और कुछ और महत्वपूर्ण चीजें शब्दों के रूप में अब हम सीखते हैं। ठीक है जी, आइए शुरू करते हैं। कमेंसुरेट, बेसलाइन, नज, ट्यूमुल्टुअस। कितना बड़ा भारी आर्टिकल दिख रहा है ना? कुछ भी नहीं है, सरल है। देखते हैं। कमेंसुरेट, कमेंसुरेट जो कि एक एडजेक्टिव है, बड़ा पावरफुल एडजेक्टिव दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू, प्रोपोर्शनल, कंपेरेबल, यानी हिंदी में क्या कहेंगे? अनुरूप, सहगामी, आनुषंगिक। भारत में यदि सारे विषयों को सरलता से पैरेलल ऐसा हिंदी में पढ़ा दिया जाए तो देश की वो 70 से 80% आबादी आज जो सारी अच्छी शिक्षा से पूर्णतः वंचित बैठी है, उसे ये सारा ज्ञान मिल सकता है। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था जो चला रहे हैं उसे कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीजों से। कमेंसुरेट इज एन एडजेक्टिव और विशेषण जो ये कहता है कि कोई भी चीज जो प्रोपोर्शनल और कंपेरेबल हो। वाक्य बनाते हैं तभी समझ में आएगा। That pay is commensurate with your output and not degrees held is a simple logic eluding many youngsters. आपको जो तनख्वाह मिलेगी वो आपकी उत्पादकता के अनुरूप होगी, न कि जो डिग्रियां आपने अपनी जेब में रखी हुई हैं या फोल्डर में रखी हैं। ये ऐसा सरल तर्क है जो कई युवाओं के समझ ही नहीं आता। ये तो आज की दुनिया की सच्चाई बता दी मैंने आपको, कटु सच्चाई। तो इस तरह के वाक्य लिखने का प्रयास करें, आपको समझ में आएगा कि यह शब्द कितना पावरफुल है। इसके कुछ विलोम शब्द ढूंढ के लाइएगा। बेसलाइन, बेसलाइन का अर्थ होता है वो सबसे बेसिक लेवल जिसके ऊपर से हम किसी पैरामीटर को मेजर करना शुरू करें। वो मूल स्तर जहां से मापन प्रारंभ हो। इट्स अ नाउन, एक चीज है, ये संज्ञा है। इंडियाज बेसलाइन पावर्टी फिगर्स आर ऑलवेज डिबेटेड। जानते हैं भारत में एक बहुत बड़ी डिबेट, आश्चर्यजनक डिबेट क्या है, किसी को पता ही नहीं है दरअसल कि कुल गरीब कितने हैं भारत में। क्योंकि गरीबी रेखा की कोई एक मत परिभाषा ही नहीं है। 2500 अलग अलग समितियां बनी और 2500 एक्सपर्ट्स ने डिपेंडिंग ऑन दी ओवरऑल फैक्टर्स अलग अलग परिभाषाएं दी हैं।
और कोई भी एक लेवल ढूंढ पाना अक्सर कठिन हो जाता है। समझ में आए दोनों शब्द? आइए और देखते हैं। नज एंड tumultuous। नज बहुत ही खूबसूरत शब्द है। नज यानी धीरे से किसी को धक्का देना, बिल्कुल जेंटली, पुश जेंटली। प्रॉड, कोअक्स, स्टिम्युलेट यानी मनाना कि भाई आगे बढ़ो, डरो मत, हो जाएगा, उत्साहित करना, आगे बढ़ने को कहना। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा दिया जोर से धक्का स्विमिंग पूल में, धीरे से कि करो करो, हो जाएगा। हाँ, उसके बाद जब आप डरते हो जाने में तो फिर जो ट्रेनर है उसको पूरी ताकत से धक्का देना ही है, दैट इज shove. You shove somebody into the swimming pool. But here we are talking of nudge. तो nudge एक वर्ब होगा, एक एक्शन है ना, क्रिया है। और nudge एक नाउन भी हो सकता है। वो जो क्रिया को ही अगर हम बताएं क्या है तो वो संज्ञा हो जाएगी। सेंटेंस बनाएं। Often पेरेंट्स हैव टू नच द किड्स इन द राइट डायरेक्शन। कई बार माता पिता यानी पालकों को अपने बच्चों को सही दिशा में जाने को कहना पड़ता है। तो ये क्या है, नाउन है कि वर्ब है? क्या होगा? बोलो। नाउन होगा, वर्ब होगा? डेफिनेटली ये वर्ब होगा। तो नज से नाउन फॉर्म में सेंटेंस बनाएं एक। द नज आई रिसीव्ड फ्रॉम माई पेरेंट्स व्हाइल इन द 10th स्टैंडर्ड was instrumental in my becoming successful in my life। यहां पे ये नाउन हो गया ना। तो जब तक आप भाषा की इन छोटी छोटी बारीकियों को गंभीरता से समझेंगे नहीं, तब तक भाषा पे बेटा कमांड कैसे आएगा? इस चीज को समझिएगा। tumultuous यानी उथल पुथल से भरी परिस्थिति, अशांतिपूर्ण। stormy, इंटेंस, एक्सप्लोसिव, tumultuous। बड़ा मजेदार शब्द है कि नहीं? तो देखिए, tumultuous stormy, intense, explosive अर्थात demonetization has proved to be a tumultuous experience for many। अनेक लोगों के लिए विमुद्रीकरण एक बहुत ही अशांतिपूर्ण स्थिति बनकर उभरा है कि नहीं? इसके एंटोनिम्स ढूंढिएगा। तो फिलहाल बोधी भाषा में इतना ही। आज हमने जितने भी शब्द देखे, इन सब को आप अपनी नोटबुक में लिखकर अच्छे से रिवाइज करें। और गहराई से सीखने के लिए आप बोधी प्रबोधन और बोधी बूस्टर प्रीमियम के लिए हमारे प्रीमियम पोर्टल में एनरोल करा सकते हैं। ये 4 सेवाएं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये पूर्णतः निःशुल्क हैं। इनका आप पूरा लाभ उठाएं। सब कुछ हिंदी में समानांतर उपलब्ध। तो फिलहाल बोधी भाषा इजी, स्पॉन्टेनियस एंड प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश की तरफ से मुझे अब इजाजत दीजिए। बहुत जल्द आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।